हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरएस एकेडमी केटीयू। मैं लोकेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वन शॉट वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपनी पांचों ही यूनिट को और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को समझेंगे वन शॉट वीडियो के। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकेटीयू ने अपना फाइनल जो शेड्यूल है वो अपना जारी कर दिया है। तो आपको पता चल गया है कि आपके एग्जाम अब 19 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। पहला एग्जाम आपका फिजिक्स का है और उसके बाद एक दिन का गैप के बाद 21 तारीख को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम आपका होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आरएस एकेडमी के चैनल से अपने कंटेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और अब हम लोग आपका रिवीजन को कराने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने कोर्स को बहुत शॉर्ट टाइम में उसको ब्रशअप कर सकें कि जिससे आपके एकेटीयू में मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक टफ सब्जेक्ट के रूप में लेके चलते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम करके अपने एकेटीयू में 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है वो आपके पेपर में मिनिमम 16 नंबर के और मैक्सिमम 18 नंबर के आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि आपको जो पासिंग मार्क्स 21 नंबर चाहिए थे उसमें से 18 मार्क्स आपके यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो पास होने वाली जो दिक्कत बच्चों को लगती है कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा टफ है, वो नहीं होने वाला है। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज यूनिट नंबर 1 लेके आए हैं और यूनिट नंबर 1 जैसा आप जानते हैं वो है क्या? डीसी सर्किट एनालिसिस। और डीसी सर्किट एनालिसिस में आपके पास दो ही क्वेश्चन बनते हैं 7 मार्क्स में, एक मैश एनालिसिस और एक नोडल एनालिसिस। तो यहां हम सब टाइप को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक भी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एबीसीडी नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि कॉलेजों में पीयूटी हो चुके हैं मैक्सिमम कॉलेज में, अब आपको प्रिपरेशन लीव मिल चुकी है। अब अपनी प्रिपरेशन को आपको सेल्फ स्टडी से करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चंस आएगा वो आपके पास सेक्शन ए आएगा। और सेक्शन ए में जो पहले दो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डेफिनेशन की फॉर्म में होंगे। कौन से क्वेश्चंस होंगे? पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, या यूनिलेटरल बाइलेटरल, या लीनियर एंड नॉन लीनियर। इन दोनों क्वेश्चंस में से एक डेफिनेशन आपसे जरूर पूछी जाएगी, ये 100%। ठीक है, तो हम बहुत तेजी से अपने इसको देख लेते हैं। जब हमने यूनिट स्टार्ट की थी तो यहां हमने सबसे पहले अपने सर्किट को बेसिक से लेके चले थे कि नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया था ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट लाइक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स इन विच दे मे और मे नॉट बी क्लोज पाथ इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और सर्किट हमने किसको बोला था? जिसमें कंफर्म क्लोज पाथ आपका फॉर्म होगा, वो आपका क्या है? सर्किट है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने जब अपना सिलेबस शुरू किया था तब हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बताई थी। ठीक है, तो यहां से आपकी पहली डेफिनेशन आती है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो हमने केस किया एनर्जी के बेस पे। एनर्जी के बेस पे हमने क्लासिफाई किया, फिर हमने डायरेक्शन के बेस पे किया और लीनियरिटी के बेस पे किया। तो ये दो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर, यहां से आपके 2 मार्क्स कंफर्म आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स आपके जरूर आएंगे। अब आपको क्या करना है? इन डेफिनेशन को याद कर लेना है। डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे और उसको विद एग्जाम्पल,
कोई भी आपकी डेफिनेशन आएगी तो आप उसको विद एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे 2 नंबर में आपसे पूछा गया कि एक्टिव एलिमेंट क्या है, तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? एक्टिव मतलब सक्रिय, ठीक है ना, मीन जो सर्किट के अंदर एनर्जी को डिलीवर करे। अब एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है इलेक्ट्रिकल में? या तो वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में। तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे? वो एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी को सप्लाई या डिलीवर करेंगे। जब आप कोई लिखें तो इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर दें। दूसरा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो एग्जांपल्स होंगे आपके वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, जनरेटर एंड ट्रांजिस्टर। दूसरा, पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे? वो एलिमेंट जो उस एनर्जी को कंज्यूम करें और किसी दूसरी फॉर्म में डेसिपेट करें। ठीक है, कैन डेसिपेट और एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, दीज आर द पैसिव एलिमेंट। तो कितना सिंपल तरीके से आप लोगों को यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लें और अपने पास लिख के देख लें, नोट कर लें कि हाँ ये चीज होगी। ऐसे एग्जाम के टाइम में चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। ठीक है। दूसरा, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन, लेटरल का मतलब किसी साइड से, यानी कि वो एलिमेंट जिनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करे और डायरेक्शन चेंज होने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। ऐसा एग्जांपल क्या आता है आपका? डायोड। ठीक है। बाइलेटरल कौन से होंगे? वो एलिमेंट जिनकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। एन एलिमेंट विच बीआई कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड बाइलेटरल एलिमेंट, कॉल्ड रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है। ये हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से डायोड में ये हमने पॉजिटिव पोलैरिटी लगाई है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल। जब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ और नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस में बना। इस कंडीशन में सर्किट में जो करंट फ्लो करी वो आपकी I1 थी, लेकिन जब आपने पोलैरिटी को चेंज किया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ये आपका रिवर्स बायस मोड में आया। उस कंडीशन में सर्किट बिहेव किया एज ए ओपन सर्किट, तो कोई करंट फ्लो नहीं करी। तो ये आपका यूनिलेटरल का एग्जांपल था जिसको हमने यहां शो किया था। यहां आपका बाइलेटरल है, रेजिस्टेंस से आपके पास बैटरी आपने कनेक्ट की, चाहे आपकी बैटरी इस पोलैरिटी के साथ कनेक्ट है या इस पोलैरिटी के साथ, तब भी आपकी इस एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो आपका सेम है। तो ये आपका बाइलेटरल का एग्जांपल था। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना। तो यहां से आपके 2 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए। इसके बाद आपके पास आता है लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट कौन से होंगे? वो एलिमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, साथ में वो ओम्स लॉ को भी फॉलो करेंगे। दैट्स आर लीनियर एलिमेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नॉन लीनियर एलिमेंट कौन से होंगे? नॉन लीनियर एलिमेंट वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और जो सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। दैट एग्जाम्पल आर डायोड। तो ये हमारे पास कुल मिला के 6 डेफिनेशन हुई। इनमें से 2 डेफिनेशन आपके पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो थ्योरी का बनता है वो यहां से बन सकता है। ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो उन 6 डेफिनेशन में कोई 4 डेफिनेशन आपसे पूछ के 4 नंबर के क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सोर्सेज हैं, सोर्सेज मतलब जो आपके सर्किट में एनर्जी को डिलीवर करे। अब वो किस फॉर्म में एनर्जी डिलीवर हो रही है? वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में। ठीक है ना। तो हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, सिमिलर तरीके से आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब यहां हम 2 चीजें और एक समझ सकते हैं। वोल्टेज सोर्स को हमने आइडियल और प्रैक्टिकल में बनाया, यहां हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट
ये टाइप भी आपके सोर्सेज के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो हम सर्किट में यूज कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स है, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना, वो आपके इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स इज डिपेंड ऑन द एनी क्वांटिटी ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट सोर्स। और डिपेंडेंट सोर्स को हम पहचानते कैसे हैं? इसको जब भी आपके सर्किट में गिवन होगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका गिवन होगा। अगर पोलैरिटी गिवन है तो वोल्टेज सोर्स, और अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो करंट सोर्स। ठीक है जी, चलिए अब हम इनको समझते हैं कि हमारे पास जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको हमने किसको कहा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है वो क्या है। ये जो हमने सिंबल यहां येलो कलर से शो किया है, ये आपका आइडियल वोल्टेज। जब आइडियल वोल्टेज सोर्स को आपने किसी लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो आइडियल सोर्स क्या कहता है? आइडियल सोर्स कहता है कि जो मैग्नीट्यूड आपका सोर्स का है, अगर वो लोड पर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना, मेन लोड के अक्रॉस जब हमने वोल्टेज को मेजर किया, उसका जो मैग्नीट्यूड आया, अगर वो सोर्स मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो वो आपके आइडियल कंडीशन है। उस केस में आपके सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी जीरो, that will be zero. So it gives constant voltage across its terminal irrespective of current drawn through its terminal. Internal resistance is equal to zero. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में डिफरेंस क्या आया? यानी कि हमने जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स था, उसके साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सिंबल फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हमने किसी लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया। जब हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो VL की वैल्यू आती है VL इज इक्वल टू VS माइनस IL इंटू RS। यानी कि जैसे जैसे IL की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना, IL कौन सी करंट है? जो ये लोड में फ्लो करेगी। अब IL का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो ये फैक्टर आपका डिक्रीज करेगा, तो यहां जो करैक्टरिस्टिक्स आपकी आएगी वो आपकी ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपकी BI करैक्टरिस्टिक्स भी है आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए। यहां आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, लेकिन फाइनाइट होगा। दूसरी बात करते हैं हम आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का मतलब है वो करंट सोर्स जो आपके लोड में कांस्टेंट करंट को डिलीवर करे। मीन if you measure the current across the load, then its magnitude is same as the source magnitude. So we can write load current is equal to the IS, and we draw the VI characteristics, that is its constant. This is the straight line that so that if you change the magnitude of load voltage, then the current will be the same. अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हो, आइडियल की बात करते हैं, तो आइडियल के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, और आइडियल करंट सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल के केस में ये जो हमने येलो कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, ये आपका सिंबल है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, जिसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोड करंट की वैल्यू निकालते हैं तो IL इज इक्वल टू IS माइनस ISH। ये कहां से आया? ये आया इस पॉइंट पर KCL अप्लाई करने से। इस पॉइंट पर KCL अप्लाई करने से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, तो IS इज इक्वल टू हो जाता है ISH प्लस IL। यहां से हमने IL की वैल्यू कैलकुलेट की, तो IL की वैल्यू आई ISH माइनस VL अपॉन RSH। जब ये फैक्टर आपका चेंज होगा तो IL आपका डाउन जाएगा, तो ये आपकी ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक्स आएगी। तो ये आपकी VI करैक्टरिस्टिक्स है फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है जी, अब हमारे पास RS एकेडमी AKTU, ठीक है, ही क्यों बच्चे इससे पढ़े? आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चों ने हम लोगों से कोर्स लिए वो हमारे से 1 to 1 लेवल पे कनेक्ट हैं।
जब भी उन्होंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी उस ग्रुप में डाली, उनको इंस्टेंटली रिप्लाई मिला, उनको एज ए पेरेंटल केयर मिली, जैसे हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही उन्होंने क्वेरी भेजी, उनकी क्वेरी तुरंत आपकी सॉल्व हो गई। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम बच्चों को इस तरीके से करते हैं कि अगर उसको एट ए टाइम कोई जरूरत पड़ रही है तो उसको तुरंत रिप्लाई किया गया। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोगों से पढ़ते हैं, वो अपने क्वेरी भेजते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इस लेक्चर में ये डाउट आ रहा है, तो उसको वहीं क्लियर कर दिया गया कि देख बेटा ये इस तरीके से हुआ। ठीक है ना। तो आपका भी समय बचता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं और अच्छी से अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराएं। ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट फैकल्टी है उसको हम लेके आते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। एक बार पेपर में ऐसा हुआ है कि उसने प्रोसीजर ही पूछ लिया कि मैश एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम मैश एनालिसिस करते हैं। तो मैश हम किसको बोलते हैं? अगर आपके पास ये सर्किट है, ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि इसमें क्लोज पाथ कितने हैं, तो आप देख के बताएंगे कि 3 क्लोज पाथ हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं मैश की बात करता हूं तो कहेंगे कि जो सबसे एलिमेंट्री पाथ क्लोज पाथ है, जिसको किसी दूसरे क्लोज पाथ में फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो आपका मैश होता है। तो अगर हम मैश देखते हैं तो यहां आपके पास 2 मैश है, 1 और 2। ठीक है ना। तो मैश एनालिसिस में हम मैश को सबसे पहले फाइंड करते हैं। लूप कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है। ठीक है। चलिए, अब जब हम मैश एनालिसिस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, आपके पास किरचॉफ लॉ पूछा जा सकता है आपसे, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जा सकता है किरचॉफ लॉ को? वो कह सकता है कि एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ विद द एग्जांपल्स। तो आपको किरचॉफ लॉ लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब किरचॉफ लॉ के 2 लॉ हैं जिसपे हमारे मैश और नोडल बेस्ड हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मैश एनालिसिस, तो यहां जो आपका किरचॉफ लॉ है वो आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट क्या करता है? इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट ऑफ एनी क्लोज पाथ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन द पाथ। ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ है उसका जो सम होगा वो इक्वल टू होगा किसके? जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। या अगर हम कहें कि जो आपका सोर्सेज है उनका एल्जेब्रिक सम प्लस जितना भी ड्रॉप है उसका एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। अब ये एल्जेब्रिक जो सम होता है ये क्या कहता है? एल्जेब्रिक सम कहता है कि साइन के साथ वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट में पोलरिटी की, तो हमें 2 तरीके के वोल्टेज मिलते हैं जिसको हम ध्यान रखते हैं। एक आपका वोल्टेज ड्रॉप और एक आपका वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव लेते हैं। वोल्टेज राइज मतलब वोल्टेज का बढ़ना, यानी कि अगर हम कम से ज्यादा की, कैसे? हमारे पास एक बैटरी है, दिस इज बैटरी। बैटरी में जो बड़ी प्लेट है वो आपकी पॉजिटिव है और छोटी प्लेट जो है वो आपकी नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव ज्यादा होता है और नेगेटिव कम होता है, अगर आप ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे माइनस से प्लस की तरफ, तो आपका वोल्टेज राइज होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी एलिमेंट सर्किट में लगे होंगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, लेकिन जब हम डीसी सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं तो इंडक्टर आपका एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, कैपेसिटर आपका एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है और रेजिस्टेंस आपका सिंपल जैसा बिहेव करेगा एसी में वैसे ही आपका डीसी में बिहेव करता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। तो जब भी किस एलिमेंट होगा उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो हमेशा माइनस में लिया जाएगा, जैसा हमने अपने न्यूमेरिकल्स में किया है, आप लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद
यहां आपके पास स्टेप्स पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि आप उन स्टेप्स को किसी एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करें। तो आप कोई भी सर्किट अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है कोई भी सर्किट अगर आपको गिवन है तो उसमें मैश को आइडेंटिफाई करना कि कितने आपके पास नंबर ऑफ मैश हैं। उसके बाद हम हर मैश में एक करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं। मैं भी न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से हमने उस सर्किट को सॉल्व किया। तो मैश एनालिसिस में कोई भी हमने डायरेक्शन ले ली, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, एक बार हमने डायरेक्शन एज्यूम कर ली, फिर हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर दैट व्हेन वी एज्यूम द करंट डायरेक्शन, वी अप्लाई द KVL इन मैश एंड राइट डाउन द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है ना, जब हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे तो उन इक्वेशंस में हमारे पास जितने मैश होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगी। नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ मैश। जितने आपके पास मैश होंगे उतने ही आपके पास वेरिएबल्स होंगे। यानी कि अगर दो सर्किट में मैश हैं तो दो इक्वेशंस बनेगी। उन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप उनका आंसर निकालें। ठीक है ना, तो ये आपका प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप मैश एनालिसिस को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास कोई सर्किट है, सबसे बेसिक सर्किट। सब हमारे पास जब हम मैश एनालिसिस स्टडी करेंगे तो हमारे पास तीन टाइप के सर्किट आएंगे। ठीक है, उसमें सबसे बेसिक सर्किट है जिसमें केवल बैटरी और रेजिस्टेंस आपके पास कनेक्टेड है। तो मैं क्वेश्चन को आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। अब आप देखिए, ये हमारे पास कोई सर्किट था। हमने सबसे पहले इसमें करंट मान लिया। हमारे पास हमें पता चल गया तीन मैश हैं, 1 2 3। तो हमने तीन करंट मान ली, I1 I2 I3। आफ्टर दैट हमने इनके नाम लिख लिए, ABCDEFGHA। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक मैश को कंसीडर किया, ABGHA। ABGHA। अब हमने क्या किया, यहां लिखा, सबसे पहले रेजिस्टेंस है यानी कि एलिमेंट है, उसमें ड्रॉप होगा। तो मैंने बताया ड्रॉप को हमने माइनस से नोट किया है। तो -7I1 -8। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका कॉमन ब्रांच में है। क्या है, कॉमन। कॉमन कैसे, ये इस वाले मैश के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है और इस मैश के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कॉमनली फ्लो करेगी। अब कॉमन करंट को हम कैसे देखेंगे, तो कॉमन करंट क्या होगी, हमने करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर लिया कि इस मैश की जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी, इस एलिमेंट में करंट कैसे जा रही है। फिर इस वाले मैश के लिए ये अपवर्ड। अब दोनों का जो एरो हेड है वो अपोजिट है, यानी कि डिफरेंस होगा। जब अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, डिफरेंसेज होते हैं। तो उस केस में कौन सी करंट किसमें से सब्ट्रैक्ट की जाएगी, जिस मैश को हम कंसीडर कर रहे हैं उस मैश की करंट को हम हाइयर मानेंगे। तो आप देखें -8I1 -I2 प्लस, अब हम यहां से चल के यहां पहुंचे, ये माइनस से हम कहां जाएंगे, प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज राइज होगा, +60 = 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने मैश नंबर 2 में अप्लाई किया। मैश नंबर 2 में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैश है BCFGB -12I2 -10I2 -I3। सेम कंडीशन बनी आपकी जो यहां बनी थी, -8I2 -I1 = 0। फिर से हमने इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब इक्वेशन नंबर 3 हम CDEFC, तो हमने क्या किया, -5I3 -6I3, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो -15 -10I3 -I2 = 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगर आपने पेपर में इतना बना लिया तो उसके बाद तो कैलकुलेटर ने करना है काम। और कैलकुलेटर में कैसे करना है वो मैं आपको, जब आप लोगों ने मेरे रेगुलर लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने ये इसका सॉल्यूशन आपको कराया हुआ है। ठीक है, ये लेक्चर्स आपके ऑलरेडी आपके ऐप पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके बहुत ही रीजनेबल डिस्काउंट पे आपको 100 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है ना, इससे ज्यादा सस्ता और क्या होगा।
ठीक है जी। तो आप ये डिटेल लेक्चर जो देखना चाहते हैं, जो सही में पढ़ना चाहते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। अब मैंने यहां बताया हुआ है कि कैलकुलेटर से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर में आपके पास एक मोड का ऑप्शन है। ठीक है। उस मोड में आप प्रेस करेंगे 1 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। स्क्रीन पे आप देखते रहें, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे EQN लिखा हुआ है, उसके नीचे जो भी नंबर लिखा होगा आप कीपैड से उसको प्रेस कर दीजिए। वो फिर पूछता है अननोन्स कितने हैं, 2 या 3। ठीक है। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगी तो 2 अननोन की इक्वेशन होगी, और 3 इक्वेशन बनेंगी तो 3 अननोन की। तो अगर 2 अननोन की इक्वेशन है तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ है ax प्लस by इक्वल टू सी, ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। हम जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें x की वैल्यू i1, y की वैल्यू i2, और ये a और b है, इनके कोफिशिएंट है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव, और अगर निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव। इक्वेशन आपकी ये है, जैसे आपने इस वाली इक्वेशन में देखें। तो यहां अगर आपने तीसरी इक्वेशन है तो a3 की वैल्यू होगी, a3 की वैल्यू 10, b3 की वैल्यू -21, और नहीं गड़बड़ हो गया। i1 का यहाँ जो कॉफिशिएंट है वो तो है ही नहीं, तो यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो 0 इंटू i1, तो a3 का कॉफिशिएंट 0, b3 का 10, और c3 का -21, और d3 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, और z इक्वल टू, हमने पता है x जो हमारा वो i1 है, x2 जो है वो दिस और दिस। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपके सर्किट में कोई करंट सोर्स किसी आउटर ब्रांच में अवेलेबल है। आउटर ब्रांच का मतलब है बाहर की तरफ, जैसे ये वाला सर्किट है, ये इधर हो या इधर हो। तो ये वाला जो सर्किट है ये दूसरे टाइप के कैटेगरी आती है, और इस कैटेगरी में आपका क्वेश्चन 1 डिग्री सिंपल हो जाता है। क्यों? अगर कभी ऐसा कंडीशन आपको मिलता है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप पुराने पेपर उठा के देख लिए, अभी हम लोग आपको वन शॉट के बाद आपको पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके पेपर आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन। तो यहां आप देखिए, इस वाले मैश की जो करंट की डायरेक्शन, हमने सबसे पहले क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैश फाइंड आउट किए, करंट की डायरेक्शन एज्यूम की, मैश के नाम लिखे हैं। उसके बाद हमने देखा मैश नंबर 1 में आउटर ब्रांच में कोई करंट सोर्स है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस मैश की जो करंट है, अगर उसकी डायरेक्शन इस करंट सोर्स की डायरेक्शन से मैच करती है, तो आपका जो करंट की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली उस सोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाती है। जैसे हमने लिखा है यहां I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर हमने डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया है तो यहां साइन केवल माइनस का आ जाएगा और कुछ नहीं। इसके बाद सिंपल तरीके से फिर हमने मैच नंबर 2 में इक्वेशन लगाई, आप इक्वेशन को चेक करें, फिर मैच नंबर 3 में लगाई, और 2 हमारे पास अननोन बचे, दोनों अननोन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसकी करंट को वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद उसने कहा था कि करंट आपको फाइंड आउट करनी है 5 ओम रेजिस्टेंस से। तो 5 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रही है दैट विल बी I2। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी I5 की वैल्यू। क्लियर? चलिए, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक है ना, फिर आपको वो चीज छूट जाएगी। यहां आपके पास एक क्वेश्चन आता है सुपर मैश का। तो सुपर मैश के केस में क्या चीज है, सपोज कीजिए ये सर्किट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सुपर मैश है? तो सुपर मैश का मतलब होता है कि अगर कोई करंट सोर्स किसी कॉमन ब्रांच में आ जाए। कॉमन ब्रांच का मतलब दोनों मैश में वो ब्रांच लाई कर रही है, अगर ऐसा है। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड आउट
out mass current using mass analysis। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें मैस कितने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैस आपके पास दो हैं तो हमने दो डायरेक्शन मान ली, दिस इज I1, दिस इज I2, और यहां हमने नाम मान लिए A, B, C, D, E, F। इसका मतलब अगर आपके पास दो मैस हैं तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी। अगर आपको सुपर मैस का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम इस सोर्स को एनालाइज करते हैं। सोर्स को एनालाइज करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले इस सोर्स से करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर लेते हैं। तो वन मैस की जो करंट है I1 वो डाउनवर्ड जा रही है, ये आपकी I2 अपवर्ड जा रही है। अगर आप देखें तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। अब कौन सी किसमें से सब्ट्रैक्ट होगी वो डिपेंड करेगी कि इस सोर्स की डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन मैच कर रही है। तो आप देखें तो I2 की डायरेक्शन मैच कर रही है तो क्वेश्चन लिखा जाएगा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 20। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन मैस, इन सुपर मैस A, B, C, D, E, F, A। ठीक है जी। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू I1 -3 I2 -10 +5 -2 I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपके पास -I1 2 यानी कि -3I1 -3I2 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैंने इसको इक्वेशन में गए, दो अननोन की इक्वेशन है। A1 की वैल्यू रखी -1, B1 की वैल्यू 1, C1 20, D1 -3, B3 -3 एंड C2 5। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है I1 इज इक्वल टू -10.83 एंड I2 इज इक्वल टू 9.16। तो इस तरीके से आपके पास जो मैथ एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहां आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस को करने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि हम नोड किसको बोलते हैं। नोड आपका वो पॉइंट है जहां आपके पास मिनिमम 2 एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, और जंक्शन आपका वो पॉइंट होता है जहां आपके मिनिमम 3 एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, और जंक्शन को ही हम प्राइमरी नोड भी बोलते हैं। जब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हम प्राइमरी नोड पर अप्लाई करते हैं। तो प्राइमरी नोड को हम कंसीडर करके चलेंगे। नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमें जितने नोड हमारे उसमें बनाए हैं हमने आइडेंटिफाई करना है नोड्स को। नोड्स को आइडेंटिफाई करने में एक नोड को आपको रेफरेंस कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जितनी भी आपकी ब्रांचें हैं उसमें करंट की डायरेक्शन डिनोट करना है। अब करंट की डायरेक्शन आप चाहे इस एरो से ले लें चाहे इस एरो से, लेकिन एक ही ब्रांच में एक ही डायरेक्शन को आपको डिनोट करना है। उसके बाद आपको केसीएल अप्लाई करना है और इक्वेशन फॉर्म करनी है। कितनी इक्वेशन आपकी बनेंगी, जितने आपके नोड होंगे उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उतनी आपकी इक्वेशन बनेगी n-1। सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, नोड वोल्टेज मिलेगा। इन वोल्टेज को करंट की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगी। ठीक है ना।
और किरचॉफ करंट लॉ क्या स्टेट करता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। अब देखिए हमने यहां क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड आउट द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। यहां भी आपके पास 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनता है? ये आपका सर्किट है, सबसे पहले हमने नोड फाइंड आउट किए तो हमें यहां 3 नोड मिले 1 2 3। एक नोड को ग्राउंड से कनेक्ट किया जो जीरो पोटेंशियल पे है। उसके बाद नोड ए और बी, इसमें हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल मान लिया B1, ये आपका B2। अब हमने करंट की डायरेक्शन को डिनोट किया, यहां I1, दिस इज I2, I3, I4 एंड I5। अब आप करंट की डायरेक्शन को किधर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड ले रहे हैं, ठीक है ना, जिस मर्जी करें आप ले लें। अब इस पॉइंट पर हमने केसीएल अप्लाई किया तो केसीएल स्टेट करता है इनकमिंग करंट। अब इस नोड पर देखिए कौन सी करंट आ रही है और कौन सी जा रही है। जितनी एलिमेंट यहां कनेक्टेड है उसमें करंट की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी इनकमिंग है और कौन सी आउटगोइंग करंट है। तो देखिए I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, तो यहां हमने लिखा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब I1 की वैल्यू क्या है? अब आपको पता है कि करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज मतलब अगर कोई किसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है तो उन दोनों नोड के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हमने करंट जो मानी है वो अपने नोड और रेफरेंस के बीच में मानी है। कोई भी ब्रांच अगर कनेक्टेड है या तो वो दो नोड के बीच में कनेक्ट होगी या वो आपकी नोड और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट होगी, ठीक है। तो यहां आपकी ब्रांच कैसे कनेक्ट है? ए से और सी पॉइंट पर, यानी कि दो एंड है उसका, इसका पोटेंशियल B1 है और इसका 0 है। करंट आपकी आ रही है 0 से निकल रही है और ए की तरफ जा रही है। हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से निकलती है और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो हमने लिखा 0 माइनस B1, इसमें बैटरी भी लगी हुई है। बैटरी में करंट कहां से जा रही है? माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो हमारा इंक्रीमेंट होगा, इसको हमने लिखा वोल्टेज राइज प्लस 25 अपॉन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5। I2 लिखा, I2 करंट ए से निकल रही है सी की तरफ जा रही है तो B1 माइनस 0 अपॉन 2, B1 माइनस B2, जो तीसरी करंट है आपके I3 ए से बी की तरफ, इसका पोटेंशियल B1 ये B2, तो B1 माइनस B2 अपॉन 10। तो इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आफ्टर दैट हमने केसीएल अप्लाई किया नोड नंबर बी पे, तो I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। यहां हमने लिखा B1 माइनस B2 बाई 10, B2 माइनस 0 अपॉन 4, दिस इज I4, I5 B2 माइनस 0 प्लस 50 अपॉन 2। यहां से सॉल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल आ गया B1 एंड B2। अभी मैंने जिस तरीके से बताया इक्वेशन को सॉल्व करना, इसी तरीके से हमने यहां सॉल्व किया है। यहां x और y V1 और B2 से रिप्लेस हुए हैं, दो अननोन की इक्वेशन है। जब आपने B1 और B2 को कैलकुलेट कर लिया तो आपने I1 की वैल्यू देस, I2 के देस और I3 देस। ये आपकी I3 की वैल्यू है, V1 I3, ये आपकी I4 की वैल्यू है और ये आपकी I5 की वैल्यू है। आपने इसमें वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका नोडल एनालिसिस से 100% आएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये फिर से कोई सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट में आपके पास नोड कितने बने हुए हैं? एक नोड और दूसरा नोड। एक को आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया, दूसरे को आपने पोटेंशियल मान लिया, ब्रांच में करंट मान लिया I1 I3 I2 I3, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो 0 माइनस B1 प्लस 5 अपॉन 2। I2 की वैल्यू है B1 माइनस 0 माइनस 10 अपॉन 6 एंड B1 माइनस 0 अपॉन 4। दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई वो ये है। ठीक है ना। तो यहां से आपने इक्वेशन कर लिया। अब हम देखते हैं कोई दूसरा सर्किट जिसको हमने सॉल्व किया, और उस सॉल्व करने के बाद ये देखिए यहां आपके पास एक सर्किट आपको नया दिखाया गया है। इस सर्किट में क्या है कि अगर आप नोड देखते हैं तो एक नोड ये तो आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी द नोड दिस, लेकिन
यहां आपका नोड सिंपल नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि इस वाली ब्रांच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट हमने इस वाले नोड पे मान लिए, और ये वाला जो ब्रांच है ये पैरेलल वाली ब्रांच है, ठीक है ना? तो आप देखें, हमने करंट मानी I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। तो हमने फिर केसीएल अप्लाई किया एट नोड ए, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, तो फिर हमने I1 की वैल्यू कैलकुलेट करी, I2 और I3। तो यहां केवल क्या दिक्कत आती है कि जो पैरेलल वाले सर्किट होते हैं उसको हमें देखना पड़ता है। आपके कुछ पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपका कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट है, उस केस में आपका सर्किट पैरेलल में आएगा और वो एलिमेंट उस वाले नोड पे कनेक्ट होगा। तभी आप गलती क्या करते हैं कि यहां भी नोड बना दिया और यहां भी नोड बना दिया, आपके 3 नोड हो गए, एग्जामिनर देखेगा और वो तुरंत उसको कर देगा। तो आप ध्यान रखना इस टाइप के सर्किट में जिसमें पैरेलल ब्रांच बनती है। सॉल्व करने का आपके पास सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया आपको। आप देखिए यहां एक और क्वेश्चन आया, इसमें आपके करंट सोर्स को इन्वॉल्व किया। अब करंट सोर्स को इन्वॉल्व करने का फायदा क्या है कि जिस ब्रांच में आपका करंट सोर्स लगा हुआ है उस ब्रांच में आपको करंट को एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस ब्रांच की जो करंट है वो ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेटेड है। तो उसमें केवल करंट को कंसीडर करना है, आपको करंट नहीं माननी है और करंट कैलकुलेट नहीं करनी है। सिंपल आपका सेम चीज है। जैसे आप देखें, हमने कहा नोड नंबर बी पर केसीएल अप्लाई किया है, तो हमने लिखा है I2 प्लस 2, क्योंकि एरो हेड लगा हुआ वो बता रहा है कि किधर आपकी करंट जा रही है, इक्वल टू I4। फिर हमने सॉल्व किया, हमने अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से आपके पास सर्किट्स हैं, ये देखिए, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द, फिर से हमने नोड देखा तो हमारे पास 2 नोड है, 2 नोड के बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। एक नोड बनेगा, वोल्टेज फाइंड आउट किया V1, करंट फाइंड आउट कर ली। तो ये सर्किट हमने बहुत सारे आपको सॉल्व कराए हुए हैं, आप ध्यान से देखें। और इसको ये हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, आपने करके देखे होंगे। ये देखिए, ये भी आपका एक टाइप का सर्किट है, यहां भी आपने इसको सॉल्व किया है। तो आप क्वेश्चनों को देखें कि किस तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है, जिसमें एक से एक क्वालिटी क्वेश्चंस हो सकता है। मैं डेफिनेट 100% नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन आपके पेपर में सेम आएंगे, लेकिन AKTU के पेपर में जो क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें दिए हुए हैं वही पेपर में पूछ लिए जाते हैं विद सेम डाटा। लेकिन हम ये नहीं कभी भी क्लेम करते कि सर्किट का क्वेश्चन यही वाला आएगा। हम आपको बेसिक चीजें सिखाते हैं जिससे आप उनको सीख के अप्लाई कर सकें। देखिए, ये एक और क्वेश्चन है आपके पास। अब हाँ, यहां इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो आप जान लीजिए। इस सर्किट में क्या डिफरेंस है और सर्किटों से, अगर आप देखेंगे तो यहां एक नोड और रेफरेंस के बीच में केवल बैटरी कनेक्ट है। तो हमारा सुपर नोड की कंडीशन बनती है जब 2 नोड के बीच में कोई इंडिविजुअल बैटरी कनेक्ट होती है जिसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो उस केस को हम बोलते हैं सुपर नोड। अब ये सुपर नोड 2 कंडीशन में बन सकता है, कब? जब 2 अननोन पोटेंशियल के बीच में हो, यानी ए और बी के बीच में कनेक्ट हो जाए, या किसी अननोन पोटेंशियल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट हो जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो किसी अननोन पोटेंशियल और रेफरेंस के बीच में अगर कनेक्ट है कोई बैटरी, तो उस केस में उस नोड का जो पोटेंशियल होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, सीधे सीधे। आपको उस पर केसीएल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिमेनिंग नोड पर केसीएल अप्लाई कीजिए जैसे हमने यहां किया। दिस और दिस आपने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको पुट कर दिया, जो हमें करंट निकालनी थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि क्या आपका सर्किट ऐसा तो नहीं गिवन है जिसमें कोई बैटरी कनेक्ट है जो किसी नोड और रेफरेंस के बीच में आ रही है। ठीक है ना। मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको कराए हुए हैं, मैं केवल आपको याद करा रहा हूं कि किस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपको। अब देखिए, यहां आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये आपका सुपर नोड का है। अब सुपर नोड के केस में इस वाले नोड 2
और 3 के बीच में केवल बैटरी आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, इसको मैं बता देता हूं। हमने केसीएल अप्लाई किया नोड नंबर 1 पर, तो लिखा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब हमने आइए इक्वेशन निकाल ली। अब नोड 2 और 3 के बीच में बन रहा है सुपर नोड, सुपर नोड बन रहा है, तो हम जिस पैटर्न से सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इस वाली ब्रांच की जो करंट हमारी है हम उसको एलिमिनेट करते हैं। कैसे, हमने नोड 2 पर केसीएल अप्लाई किया, नोड 3 पर केसीएल अप्लाई किया, यहां से हमने I4 की वैल्यू कैलकुलेट की, सिमिलर तरीके से हमने I4 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गई। अब इस वाले केस में क्या है कि हमारे पास नोड 3 पर करंट सोर्स कनेक्टेड है। अगर हमारे पास करंट सोर्स नहीं कनेक्ट होता, क्योंकि यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास B2 की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट होके आ गई, B1 और B2, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है ना। अगर हमारे पास B3 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती तीसरे केस में, तो तीसरे केस में हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन और बनाते हैं, उसमें बनती है हमारे पास B1 माइनस B3 प्लस माइनस, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तो हमारे पास साइन माइनस का आएगा, -10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं अगर यहां कोई पोटेंशियल गिवन होता। अभी मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूं अगर होगा तो। हाँ अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन को चेंज करके हमने एक जगह रेजिस्टेंस अप्लाई किया, रेजिस्टेंस अप्लाई किया तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमें डायरेक्ट करंट की वैल्यू नहीं मिली। आप सर्किट में देखिए, अब हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली तो हमने मैश जो केवीएल पहली इक्वेशन था, अब जो हमने केसीएल बी पे लगाया और सी पे लगाया, यहां से हमने I4 की वैल्यू कैलकुलेट की, सिमिलर तरीके से हमने I4, यहां हमने I5 करंट है तो हमारे पास I4 की ये वैल्यू बनी, फिर हम दोनों को सॉल्व किया, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमने जो तीसरी इक्वेशन लिखी है वो कैसे लिखी है, B2 करंट फ्लो कर रही है B2 से B3 की तरफ, तो B2 माइनस B3 -10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इस तरीके से आपके सुपर नोड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप सारे सर्किटों की जो कैटेगरी है वो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको गिवन किए हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो आपके AKTU में पूछे गए हैं पुराने, उनका सॉल्यूशन है जो पुराने पेपर्स में आपके आ गए हैं। आप देखिए ध्यान से और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, ये आपके 22, 23, 23, 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं वो सब आपके सामने लिखे हुए हैं, यही आपके पेपर में मिलेंगे। अगर आप अब भी तैयारी नहीं करते तो इसमें फॉल्ट देखो, ना हमारा है ना आपके कॉलेज वालों का है, आपका फॉल्ट है, ठीक है। ये देखिए आपको AKTU में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम वन शॉट बना रहे हैं और आपको इतने डिटेल प्रोवाइड करें, इनके PDF नोट्स जो हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐप को आपको पता ही है, प्ले स्टोर में जाना है और RS Academy AKTU से डाउनलोड करना है। यहां आपको हर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके पास 22, 23 में आया गया है।
सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे से आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऐप के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। ठीक है, आप ऐप लोग डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में मैसेज डाल दीजिए कि सर हमें ये नोट्स पीडीएफ जो आपने वन शॉट बनाई है यूनिट 1 की, इसके नोट्स दे दीजिए, तो हम आपको वहां भी प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये वन शॉट में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, ये हमारे पास था आपके पास यूनिट नंबर 1 में। अब हम बहुत जल्दी आपको यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 सबकी वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। पढ़ना आपको है, हम केवल माध्यम बन सकते हैं आपके पढ़ने के लिए। हम लोग हमेशा आरएस एकेडमी पे मैंने कहा है आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। अब मौसम भी अच्छा हो गया है, आपके एग्जाम आने वाले हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।